ठीक है, तो कल एक्युलर बाइसेक्टर में जो पार्ट हम करे थे उसमें कोई डाउट है? आगे बोले तो शायद 7 पॉइंट तक हम पढ़ चुके थे। 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट क्या है? देखो ये दो लाइन है और इसके दो बाइसेक्टर हैं, ये B1 और ये B2। ठीक है, ये जो दो लाइन है, जो लाइन दिख रहा है L1 और L2, ये पूरे रीजन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो एक पॉइंट है P जो कि यहां पे, ठीक है, तो मुझे क्या, मेरा काम क्या है कि जिस रीजन में P लाई करता है उस रीजन के बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। मतलब P जो है किस रीजन में लाई कर रहा है, जिस रीजन में B1 लाई कर रहा है, तो मुझे B1 का इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो लाइन 1 का इक्वेशन है उसमें P पॉइंट को रखो और लाइन 2 में P पॉइंट को रखो। यदि ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो देन विथ पॉजिटिव साइन we will get equation of P। मतलब कहने का मतलब है तुम लाइन पे पॉइंट रखो, जो भी इसका साइन आएगा उस साइन के साथ जो बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलेगा वो बाइसेक्टर इस पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा। समझ में आई बात? यदि इस मान लो इस रीजन में लाई कर रहा है और L1 और L2 पे लगे साइन निगेटिव आ गया, तो निगेटिव साइन के साथ जो बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलेगा वो इस बाइसेक्टर का इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? जैसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंगल एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पढ़े थे कि A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन निकालो, जो उसका साइन होगा उसके साथ वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा और जो उसका अपोजिट साइन होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। तो सेम चीज लाइन पे पॉइंट, दोनों लाइन पे पॉइंट रखो, उसका साइन देखो, यदि वो पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ जो बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलेगा वो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला रीजन है। समझ में आ गई बात? नोट करो। तो ये जो 7-8 पॉइंट हम पढ़े हैं जिसमें दो तीन तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का था, एक B1 परपेंडिकुलर टू B2 होता है, एक बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल, तो वो सब तो वैसे ही दिमाग में है। एक दो पॉइंट है जो तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट एक्युलर बाइसेक्टर का खत्म होता है। तो एक दो क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, मिटा दे इसको। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है बाइसेक्टर वाले पार्ट से, लेकिन लोग इसको पढ़ते ही नहीं है तो इसलिए टफ लगने लगता है। तो पहला क्वेश्चन है, लेट L1 बराबर 3x + 4y - 1 बराबर 0 एंड L2 बराबर x - 2y - 7 बराबर 0। देन फाइंड bisector, then find equation of bisector in which point A 1, 2 मैं उस रीजन वाले बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना जिस रीजन में ये पॉइंट है।
गया पहला वाला। तो तुमको निकालना है जिस रीजन में ये लाई कर रहा है ना, तो तुम क्या करो, L1 में 1,2 रख दो और L2 में 1,2 रख दो और इसका साइन निकाल दो। तो 1,2 रखो यहाँ पे, तो 3 + 4 = 8 - 1। L2 में रखो तो 1 - 4 - 7। ठीक है, तो आज क्या ना, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ओवरऑल क्या है, निगेटिव। मतलब जिस रीजन में ये लाई कर रहा हो उस रीजन में कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा, जो माइनस साइन के साथ मिले, तो वो बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, 3x + 4y - 1/5, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस साइन 1 और ये x - 2y - 7/√। इससे जो इक्वेशन आएगा वो तुम्हारा आंसर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर इससे भी तो निकाला जा सकता है ना, इससे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस, हाँ, जिससे मतलब ऐसा बाइसेक्टर ना जो पॉइंट 1 और कॉमा 2 में बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब यही तो हुआ कि नहीं, कैसे निकालोगे भाई फैमिली ऑफ इक्वेशन से, मुझे लगा कि वो बाइसेक्टर पे लाई कर रहा था। नहीं, यही तो गड़बड़ है। वो पॉइंट बाइसेक्टर पे थोड़ी लाई करेगा, वो पॉइंट यदि बाइसेक्टर पे लाई करता तब फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट वो पॉइंट बाइसेक्टर पे लाई नहीं करता। रीजन ठीक है, हाँ, तब फैमिली ऑफ लाइंस नहीं जा सकता, ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो। हो गया। नीचे वाला क्वेश्चन
मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ही बाइसेक्टर की इक्वेशन पहले निकाल रहा हूँ, क्योंकि वही सब चाहिए मुझे। हमारा पहले पार्ट में आंसर ये, मैं बोलूँगा देखो, सबसे पहले मैं क्या क्या कहूँगी, कभी किसी बाइसेक्टर का इक्वेशन पूछा होगा, कोई किसी बाइसेक्टर का इक्वेशन पूछा होगा, तो मैं दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन पहले निकाल। अब पार्ट पे आता है कि पहले पूछा है एंगुलर बाइसेक्टर, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, तो पहले a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन निकालो, वो आया पॉजिटिव, मतलब उल्टा जो होगा वो तुम्हें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। तो नेगेटिव साइन वाला बाइसेक्टर जो होगा वो एक्यूट साइन, और नेगेटिव साइन वाला बाइसेक्टर समझ में आ गई बात? नीचे वाले का, तो ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड है फाइंड बाइसेक्टर ऑफ द रीजन इन व्हिच पॉइंट दिस डू नॉट लाइन, ऊपर वाला, ठीक है। इसके लिए तो जो बी पार्ट है L1 में रख दो 1,1, ऐसे ही L2 में 1,1 रख दो, तब देखो साइन क्या है, तो 1,1 रखोगे तो 3 + 4 5 + 1 6, सॉरी 7 + 1 8 है ना, 3 + 4 7, और यहाँ पे रखोगे तो नेगेटिव 7 - 9 नेगेटिव -2, जो कि नेगेटिव वाला मतलब जो नेगेटिव वाला रीजन बाइसेक्टर होगा उसमें ये लाइक कर रहा होगा, इसका मतलब जिसमें नहीं लाइक करे तो पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर तुम्हारा आंसर। पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर है x - y बराबर, ये समझ में आ रहा है बात? इसीलिए मैं देखो एक बार वो जरूरत पड़ गई, एक बार ये जरूरत पड़ गई, इसमें पहले ही दोनों निकाल दी। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया दूसरा पार्ट। अभी दोनों को इसको मिटा देंगे, दोनों का सॉल्यूशन लिख लियो, तो इसको भी मिटा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑरिजिन रख के यहाँ पे देखो, तो सी पार्ट है L1 में ऑरिजिन रखे और L2 में ऑरिजिन रखे, है ना, तो क्या साइन मिलेगा मुझे 1 × -9 जो कि निगेटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो निगेटिव वाला जो बाइसेक्टर होगा वो तुम्हें वैसा बाइसेक्टर होगा जिसमें ऑरिजिन लाई कर रहा होगा, है ना, और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में कौन सा साइन वाला कौन सा बाइसेक्टर है, नेगेटिव वाला, जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर नहीं, a1 a2 + b1 b2 का साइन पॉजिटिव आया था ना, पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो नेगेटिव वाला जो होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर
और यहाँ से भी निगेटिव आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम रीजन में लाई करेंगे, इसका मतलब एक्टिव एंगल बाइसेक्टर होगा। अरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? सबसे पहले हम ऑरिजिन देखें, साइन निगेटिव वाला है, मतलब निगेटिव वाला जो बाइसेक्टर होगा उस रीजन में ऑरिजिन लाई करेगा। अब हम ये देखते हैं कि निगेटिव वाले साइन के साथ मुझे ऑप्टिक एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है या एक्टिव एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है? तो निगेटिव वाले साइन के साथ एक्टिव एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है, तो इसलिए आंसर है। समझ में आई बात? तो ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ पार्ट करो। फोर्थ पार्ट करो, जो कल लास्ट 7th वाला पॉइंट लिखाए थे उसी पे क्वेश्चन है। देखो मैंने कल तुम्हें एक पॉइंट बताया था कि यदि इन दो साइड को एक आइसोसेलेस या सॉरी ये नहीं बताया था, जो मैं बताया था हाँ कि यदि एक लाइन इन दोनों लाइन के साथ इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है तो ये जो लाइन होगा ये किसी एक बाइसेक्टर के पैरेलल है, ठीक है? चाहे तो ये भी हो सकता है, चाहो तो ये भी हो सकता है, ठीक है? अब इसमें एक स्पेशल केस जो तुम्हें ध्यान रखना होता है कि वो जो पॉइंट है, जैसे ये मतलब ये जो लाइन है ये ऐसे पॉइंट से ना पास करे जो इस बाइसेक्टर पे ही लाई करे। यदि मैं ऐसा लाइन का इक्वेशन पूछ लूं और ये जो लाइन है से ऐसे पॉइंट से पास करना जो इसी बाइसेक्टर पे लाई करे, तब तो यही आंसर दे सकते हो सर। तब ये आंसर थोड़ी देखो, ये पॉइंट तुम यहां थोड़ी मूव करा सकते हो। अरे समझ में आ रही है बात? मतलब सारे केस में दो ऐसा साइड पॉसिबल है, एक इसके पैरेलल और एक इसके पैरेलल, है ना? एक स्पेशल केस यदि ये पॉइंट किसी बाइसेक्टर पे लाई कर जाए उस टाइम एक ही साइड पॉसिबल है, ये था, है ना? तो तुम्हें पता है कि जब दो एंगल इक्वल हो जाए तो ये कैसा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा, है ना? मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आता क्वेश्चन पे कि लेट L1 and L2 are two equal sides of an isosceles triangle, मान लो ये, ठीक है? एंड थर्ड साइड passes through 1, 1। अब यहाँ पे पॉइंट दे दिया है कि ये जो थर्ड साइड है ये 1, 1 से पास करता है, तो तुम्हें थर्ड साइड का इक्वेशन बताना है। तो थर्ड साइड का जो इक्वेशन होगा या तो वो लाइन इसके पैरेलल होगा या इस
ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? अब हो सकता है दोनों पॉसिबल आंसर हो या एक आंसर। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि ये 1, 1 किसी बाइसेक्टर में तो लाई नहीं कर रहा है। तो देख लो दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन पता है ना? क्या 1, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। मतलब 1, 1 जो है does not lie on bisector, do not lie on any bisector, समझ में आएगा? मतलब ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक AB साइड पॉसिबल है और एक AB साइड पॉसिबल है। समझ में आएगा? तो इस साइड का इक्वेशन क्या होगा? अब ये जो साइड है इस बाइसेक्टर के पैरेलल है और ये जो साइड है वो इस बाइसेक्टर के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना तुमको आता है। वो जो थर्ड साइड होगा उसका इक्वेशन ये टाइप का होगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब ये लैम्डा और म्यू निकालने के लिए ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास करना चाहिए। तो यहाँ पे रख दो। जब 1, 1 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। ये जो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। एक इक्वेशन दिया आपने। और जब यहाँ पे रखोगे 1, 1 तो 7 + 7 14 -14 तो म्यू की वैल्यू 7x + 7y - 14। तो दो पॉसिबल इक्वेशन है थर्ड साइड वो है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर जब ये पॉइंट यहाँ पे है तो एक ही साइड तो पॉसिबल है, दूसरा साइड जो होगा वैसा करना होगा, ये ट्रायंगल करना होगा। समझ में आ गई बात? तो पॉइंट इसी पॉइंट से पास करे, समझ में आई बात? और दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी देख सकते। तो ये पॉइंट पे ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन में करवा सकते और पॉइंट में मैं लिखवा चुका हूँ, दिमाग में इसको सेट कर। सर अगर उसी बाइसेक्टर पर ही लाई करता है ये पॉइंट तो वही आंसर हो जाएगा। यदि ये पॉइंट इस बाइसेक्टर पे लाई करता है, मान लो सपोज करो ये पॉइंट यहीं पे लाई करता है, ठीक है? ये पॉइंट तो जो थर्ड साइड होगा तो उसका इक्वेशन यही तो हो सकता है खाली, हाँ मतलब इसके पैरेलल होगा, तब ये वाला साइड पॉसिबल नहीं है ना? ऐसे ही सोचो ना, तीसरा साइड जब ऐसे बनाओगे तो कहाँ से बनाओगे? कोई यहीं से जब पास करेगा तो ट्रायंगल बनेगा कैसे? तो सिर्फ यही एक पॉसिबल साइड रहेगा उसके। समझ में आ गई बात?
तो जिस बाइसेक्टर पे लाइन करेगा, मान लो इसको 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस बाइसेक्टर पे लाइन कर रहा है, मतलब उसका जो दूसरा बाइसेक्टर है उसके पैरेलल लाइन होगा, मतलब इसके पैरेलल लाइन होगा, तब खाली ये वाला आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? मिटा दें? तो ये था छोटा सा टॉपिक एंगुलर बाइसेक्टर। कोई डाउट हो? आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ देखो, नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो दो लाइन तो हो गई, ठीक है। से ये L1 और ये L2, मान लो L1 का इक्वेशन है से x + y + 2 बराबर है, और L2 का इक्वेशन है से 2x + 3y +, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मतलब क्या है? ये भी कोई कर्व है, ठीक है। मुझे इस कर्व का जॉइंट इक्वेशन निकालना, ठीक है। इस कर्व का इक्वेशन निकालने का मतलब क्या है? सपोज करो मैं यदि एक पॉइंट लिया यहाँ पे, तो अभी यदि मैं L1 और L2 में रखूं तो ये पॉइंट L1 को सेटिस्फाई कर रहा है बट L2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। और से ये पॉइंट भी रखूं तो ये L2 को सेटिस्फाई करेगा और ये पॉइंट बी रखूं तो ये L2 को सेटिस्फाई करेगा बट L1 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और से ये पॉइंट को मैं C बोल दूं तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बट यदि अभी मैं दोनों इक्वेशन को सेपरेट रखूं और तब C के अलावा कोई भी पॉइंट लूं तो क्या वो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। तो मुझे इस कर्व का इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा इक्वेशन मिल जाए यदि मैं यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट उठाऊं तो वो भी पूरे जो भी एक इक्वेशन मिले उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, या कहीं भी पूरे इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट उठाऊं तो वो उस कर्व का जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो इक्वेशन होगा, यदि मैं इक्वेशन L1 × L2 = 0 लिखूं, मतलब x + y + 2 × 2x + 3y + 7 = 0। यदि मैं इक्वेशन ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगा ये इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसे है? तो इस बात का प्रूफ अभी तक क्या हो रहा था, यदि मैं ए पॉइंट को उठाऊं तो खाली इसको सेटिस्फाई कर रहा था। अब बहुत लोगों के दिमाग में होगा सर हम ये भी तो लिख सकते हैं, यदि मैं ए पॉइंट उठाऊं तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा बट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, या बी पॉइंट उठाऊं तो इसको करेगा इसको नहीं करेगा, तो भी कोई फायदा तो है ना। बट अब ए पॉइंट उठाओ और यहाँ पे लो, जब ए पॉइंट उठाओगे तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा और 0 × एनीथिंग तुमको पता है क्या होता है? 0। तो देखो इस कर्व को सेटिस्फाई किया, बी पॉइंट उठाओ इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको खाली देखोगे तो नहीं 0 आएगा बट प्रोडक्ट तो 0 आ गया। मतलब यहां से मुझे ये समझ में आता है कि ये जो इक्वेशन है ये, क्योंकि मैं दो लाइन को मिक्स करके इक्वेशन लिखा हूं, है ना, इसलिए ये जो इक्वेशन है ये किसी कर्व का, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन भी कर्व का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो ये एक ज्वाइंट इक्वेशन है कर्व का। कौन से कर्व का? इन दो लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन। समझ में आएगा?
कोई दिक्कत नहीं। तो यदि किसी भी कर्व का तुमको इक्वेशन लिखना है, मान लो दो इक्वेशन दिया हुआ और दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन लिखना है, तो दोनों को तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, वो दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन हो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी एक कर्व दिया हुआ है, जैसे ये एक कर्व है, इसका क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल है तो हम इसको f(x, y) लिखेंगे, ठीक है। और ये कर्व मान लो g(x, y)। यदि इन दोनों का मुझे कंबाइंड इक्वेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, f(x, y) into g(x, y) बराबर 0। ये ज्वाइंट इक्वेशन हो गया इसका, समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। यदि मान लो जो यहाँ पे इक्वेशन x + y = 2 है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा और इस इक्वेशन को 2x + 3y = -7, और अब मल्टीप्लाई करके तुम यदि ज्वाइंट इक्वेशन लिखोगे तो वो आ जाएगा x + y into 2x + 3y = 14, है ना। बट क्या ये ज्वाइंट इक्वेशन है इस कर्व का? तो चलो देख लेते हैं। मान लो a पॉइंट है -1, -1, ठीक है। तो -1 और -1 यहां रखोगे तो ये -2 हो गया, और ये कितना हो गया, -5। ये तो -10, ये 10 आ रहा है और ये 14 है, नहीं सेटिस्फाई है ना। मतलब ये पॉइंट तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, यदि इसको देखोगे तो यदि इसको उधर लेकर तो यहाँ पे रखोगे तो -2 तो आएगा ही आएगा, बट ये पॉइंट इसको थोड़ी सेटिस्फाई करता है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि 7 -7 आए, नहीं आए, ठीक है। तो ये जो है ये ज्वाइंट इक्वेशन नहीं है, बट ये ज्वाइंट इक्वेशन है, समझ में आएगा। तो कभी भी ज्वाइंट इक्वेशन लिखना है दो कर्व का तो क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ लिखो, राइट हैंड साइड को 0 बनाओ और उसके बाद इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। वो जो इक्वेशन देगा, चाहे जैसा भी इक्वेशन, वो तुम्हें ज्वाइंट इक्वेशन देगा किसी भी कर्व। समझ में आएगा, इसको नोट कर दो फिर कहीं पर। हो गया। फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे, फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू कर्व्स f(x, y) = 0 and g(x, y) = 0 make right hand side 0 in both equations, and then x, y
ठीक है, ज्वाइंट इक्वेशन किसी भी दो कर्व का निकालना है तो राइट हैंड साइड को 0 बनाओ और तब उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब जो हम इक्वेशन लिखे थे, जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन लिख लो x + y + 2 7x + 7y + 14 = 0। यदि इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो कैसा इक्वेशन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ x² का टर्म आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो y² का टर्म आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा या इसके साथ होगा तो xy का टर्म आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के साथ होगा तो x का भी टर्म आएगा और y का भी टर्म आएगा। तो कोई भी 2 डिग्री का इक्वेशन है, सबसे पहला चीज तो ये 2 डिग्री का इक्वेशन होगा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 ही हो सकता है। ठीक है ना, तो यदि कोई 2 डिग्री का इक्वेशन है तो 2 डिग्री के तो सारे टर्म्स आएंगे ही आएंगे, प्लस उससे कम वाले भी सारे टर्म्स आ सकते हैं। कोई 0 हो सकता है, कोई गलत केस, बट इन जनरल सारे टर्म्स आएंगे। तो यदि जनरल इक्वेशन लिखे हम 2 डिग्री का, तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इन xy कैन बी गिवन एज ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ये जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन है, इसको बोलो इक्वेशन। ठीक है, तो इसको याद भी रखना, ax² + by² हम हमेशा 2h या 2g 2f लिखते हैं। उसके पीछे लॉजिक है कि जब हम कहीं कहीं कांस्टेंट का यूज करना होता है तो मुझे इसका आधा करना होता है, तो 2h की जगह आधा करने में h डायरेक्ट लिखूंगा, अदरवाइज मुझे h/2 लिखना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, तो ax² + by² 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ये जनरल सेकंड डिग्री का इक्वेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन always represents a conic curve। जो ये इक्वेशन है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करे। ठीक है, वो तो अभी हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करे, ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए कोनिक कर्व। अब ये कोनिक कर्व क्या होता है, तो ये कोनिक कर्व में 5 चीज आती है। एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कल, तीसरा पैराबोला, चौथा एलिप्स और पांचवा हाइपरबोला। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये h, ये a b h कांस्टेंट को यदि चेंज किया जाए तो किसी केस में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, किसी केस में ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, किसी केस में ये पैराबोला, किसी केस में एलिप्स और किसी केस में ये हाइपरबोला। उसके लिए कंडीशन है जो हम आगे आते जब चैप्टर कोनिक वाला पार्ट स्टार्ट होगा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये जो है कोई भी इन 5 में से कोई भी कोनिक कर्व को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, कब स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो हम आगे देखेंगे। नोट करना,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब थोड़ा सा इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं डेल्टा। डेल्टा है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, ये तुमको याद है। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इसको याद करने का और शॉर्ट तरीका क्या है? ये आया कहाँ से? तो ये डिटरमिनेंट से आया। कौन सा डिटरमिनेंट? यहाँ पे लिखे ABC और यहाँ पे लिखो उल्टा FGH FGH। यदि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो तो ये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको तो ये डेल्टा को दिमाग में सेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो केस पर इफ डेल्टा की वैल्यू यदि 0 आए, ठीक है, यदि डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए तब जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, मतलब अभी जो आप पेयर ऑफ स्टेट फाइंड कर रहे हो उसमें डेल्टा निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा? 0। यदि डेल्टा 0 है तो इक्वेशन 1 विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्टेट्स। और केस 2, if delta is not equals to 0, then equation 1 will represent either बाकी either circle or parabola or ellipse or hyperbola। ठीक है, डन है। तो कोई भी जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन गिवन होगा तो उसको तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? हो गया। अब नेक्स्ट काम ये है हमारा, मान लो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो दो लाइन हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, मतलब वो दोनों लाइन का सेपरेट इक्वेशन यदि मुझे निकालना है तो उसके लिए हमारा क्या प्रोसीजर है बता सकते हो? ये तो तुमको समझ में आ गया ना कि मान लो अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो उसका इक्वेशन अलग अलग तो कुछ होगा, क्योंकि लाइन बोलना तो लाइन का इक्वेशन दिखना चाहिए मुझे, x और y में लीनियर इक्वेशन दिखना चाहिए। अब वो इक्वेशन होगा क्या, अब वो कैसे निकालें? कई बार पूछा जाता है, एक
कंटिन्यूटी का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इसमें लाइन की इक्वेशन निकालो। तो कैसे निकालें? क्वेश्चन क्लियर है? या तो तुम इसको x में क्वाड्रेटिक जैसे ट्रीट करो या y में क्वाड्रेटिक जैसे ट्रीट करो, ठीक है? 3 1 either equation 1 as quadratic in variable x, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मान लो मैं इसको x में क्वाड्रेटिक ट्रीट कर रहा हूँ, तो पहले क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या, ax² + bx + c, है ना? x² का टर्म एक ही है, उसको लिख दीजिए। अब x वाला टर्म लिखो, तो x कहाँ यहाँ है और यहाँ, तो x कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2hy + 2g, ठीक है? और बाकी सब जो होगा वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो वो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, dy² + 2fy + c बराबर, ये जो है क्वाड्रेटिक की मैं x में सॉल्व कर रहा हूँ तो y में भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक है तो रूट्स निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के, तो x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, है ना? अब ये b² - 4a मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2hy + 2g का होल स्क्वायर, b² - 4a और c ये पूरा हो जाएगा, ठीक है? ये इक्वेशन आया, है ना? यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे जरा ये सोच के बताओ कि मुझे लाइन का इक्वेशन चाहिए जब मैं ये बोल रहा हूं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए x वाला पार्ट तो यही है, वो तो लीनियर दिख रहा है, y वाला पार्ट तो लीनियर होना चाहिए, क्या √y जैसी चीजें आ सकती है? नहीं। यदि क्या आएगा तो क्या लाइन का इक्वेशन हम कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे y और यहाँ पे आ रहा, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तब तो √y जैसी चीजें फंस जाएगी, है ना? अरे हाँ है ना? इसका मतलब ये इसको लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो है क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब इसका d क्या होना चाहिए, 0। समझ में आएगा? यदि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो इस एक्सप्रेशन का जो अंडर रूट में जो ये आया इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या, डिस्क्रिमिनेंट यही इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यही तो हुआ, यही तो डिस्क्रिमिनेंट ही तो है, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। और परफेक्ट स्क्वायर इसलिए होना चाहिए क्योंकि मुझे x और y में लीनियर इक्वेशन चाहिए, तो इसको जो सॉल्व करोगे तो इससे जो मैंने डेल्टा वाला कंडीशन लिखा था वो इसी से आएगा, समझ में आएगा? तो जब भी हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो x और y में तुम क्वाड्रेटिक मान सकते हो, जो भी पार्ट यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर। यदि नहीं हो रहा है मतलब तुम गलत सॉल्व कर रहे हो, या तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है या तो गलत सॉल्व। समझ में आ गई बात कि जब भी तुमसे लाइन का इक्वेशन पूछा जाए तो कैसे निकालना। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इसको सॉल्व करने तो वही चीजें आएगी, परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से तुमको जब भी लाइन का इक्वेशन पूछा जाए और कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट कोई कुछ भी नहीं। समझ में आ गई बात?
मिटा दें। यहाँ पे नोट में पहला पॉइंट, टू फाइंड सेपरेट इक्वेशंस ऑफ L1 and L2, solve as quadratic index form पहला पॉइंट क्लियर है। यदि सेपरेट इक्वेशन निकालना है तो दो लाइन का, तो जो इक्वेशन 1 है मतलब जो जनरल इक्वेशन है उसको सॉल्व करो एज ए क्वाड्रेटिक इन x और इन y। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, मान लो ये लाइन का इक्वेशन तुम निकाल लिए L1 है, तुमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है इसका निकालने का कि दोनों लाइन का इक्वेशन जब सॉल्व कर लो और फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ये तो तब जब तुमको लाइन का इक्वेशन पता हो तब कर सकते हो, बट यदि सिर्फ क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाए तो उसका एक शॉर्ट तरीका है। वो तरीका क्या है कि जो पहले इक्वेशन गिवन है ना उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में और एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में। उन दोनों को जो सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले लिखते हैं फिर मैं समझाता हूँ क्या होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ से ए का मतलब है ये दो लाइन है डिफरेंशिएट वन with respect to x and y partially and then solve obtain equations. क्या मतलब है इसका? देखो ये पॉइंट तुम्हारा काम क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो पहले दोनों लाइन की इक्वेशन निकालो, उसके बाद दोनों लाइन को सॉल्व करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ये तो लंबा तरीका, क्योंकि लाइन को सॉल्व करने में तुम देखो ना तुमने हमारा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है ना, बट यदि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ तुमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा तो इसका एक शॉर्ट तरीका है क्या कि जैसे आप मान लो, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ऐसे रैंडम सा इक्वेशन लिखा हूं, पता नहीं है स्टेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, बट फिर तुम्हें क्या करना है, इसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो हम ऐसे d नहीं लिखते डेल लिखते हैं, ठीक है, डेल बाय डेल x, मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब y को हम कांस्टेंट मानेंगे, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 to the 4x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3y, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर 7x का डिफरेंशिएशन
5 प्लस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, उससे जो x और y की वैल्यू आएगी वही ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सॉल्व दिस पॉइंट ऑफ, समझ में आई बात? ये शॉर्ट तरीका है बस, ठीक है ना?
बोले देखो अब मुझे क्या है, थर्ड पॉइंट जो है मुझे दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो दोनों लाइन का इक्वेशन निकाल दो, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हो। तो उससे ये फॉर्मूला थीटा बराबर tan इनवर्स, क्योंकि हम हमेशा एक्यूट एंगल की बात करते हैं इसलिए मॉड 2 tan अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें लाइन की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ठीक है, अब इसमें केसेस यदि h स्क्वायर बराबर ab होता है तो ये 0 हो जाएगा, मतलब एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री आने का मतलब क्या हो गया, लाइंस या तो पैरेलल हो जाएगा या कोइंसिडेंट हो जाएगा। लाइंस पैरेलल और कोइंसिडेंट कोई दिक्कत। दूसरा यदि h स्क्वायर लेस देन ab हो जाए तब तो ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, है ना, इसका मतलब लाइंस इमेजिनरी हो जाएगी। ठीक है, यदि ये पॉजिटिव आ जाए तो कोई वैल्यू आएगी, मतलब दो लाइंस ऐसे होंगे, मतलब दो इंटरसेक्टिंग और अलग अलग लाइंस, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यदि ये 0 हो जाए डिनोमिनेटर तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब लाइंस परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये तो हम एक जनरल केस सबके बारे में पढ़े। हमारे सिलेबस में कह सकते हो वो लाइंस है जो ओरिजिन से पास कर, ठीक है, तो इक्वेशन और छोटा दिखने लगे, बट फिर भी हम जनरल केस भी पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम ओरिजिन वाला पार्ट भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि लैम्डा की वैल्यू निकालो यदि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका डेल्टा क्या होना चाहिए 0, बस डेल्टा इसका 0 कर दो, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आ गई बात? सुन लो, मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा। ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ, शॉर्टकट तरीका वो निकाल सकते हो। एंगल बिटवीन देम ये फार्मूला लगा सकते हो। एंड देयर सेपरेट इक्वेशन, इसके लिए तो तुमको लॉग मेथड सॉल्व करना ही पड़ेगा जब इक्वेशन पूछा है, बट बाकी सब चीज के लिए तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। बट ये वाला पार्ट जो है इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला या शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करके लाओ। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में